हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंगली, हमारी जो भारतीय भवन पब्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 1 मापन और जो विज्ञान है इसको। ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं भाई, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, फिर हमने जो इसके अभ्यास प्रश्न थे उनको, अब हमारी बारी है कि हम डिस्कस कर लें इसके अंकिक प्रश्नों को, इसके संख्यात्मक जो प्रश्न है उनको, न्यूमेरिकल्स को। ठीक है भाई, तो शुरू कर ले क्या हम इसके सेगमेंट को, जहां पे हम देखने वाले हैं सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक्सक्लूसिवली। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। एंड एक और चीज बताते चलूं तो भैया, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, जितने भी चीजें हमने चैप्टर के अंदर सीखा, वो सब कुछ जब न्यूमेरिकल्स आती है ना, तभी असल में चेक हो पाता है कि हमें कितना समझ में आया, क्योंकि यहां रियल में एप्लीकेशन चेक करना होता है। यहां पे जो आपने समझा है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि क्या जो हमने समझा और जो होता है वो दोनों सेम है। आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई, तो मैं ये बोल रहा हूं भाई कि कई बार को ऐसा होता है ना, जैसा हम सोचते हैं, मतलब हमने समझा, हमें फील आता है भैया अरे यार हमको तो समझ में आ चुका है, लेकिन जब रियल में अप्लाई करने जाते हैं तो पता चलता है वहां तो कुछ और ही हो रहा है। मतलब हमारी जो समझ है इसका भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए ना, इसका भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो हमने समझा है क्या वास्तव में वैसा ही होता है, या हमने कुछ और तो नहीं समझ लिया। हम फुली सेटिस्फाइड है कि हमने समझ लिया, लेकिन हम कुछ और ही समझ के बैठे। तो इसलिए जरूरी होता है ये अंकिक प्रश्न। और बहुत सारे लोगों को चूंकि इसी क्लास से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं लगभग, क्योंकि हमारी फाउंडेशन क्लास है, ये हमारी बेसिक क्लास है, जहां से सब कुछ निर्धारित होने वाला है कि हम आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो बहुत लोगों को हाथ पैर फूलने शुरू दिन से ही शुरू हो जाते हैं। पहला ही चैप्टर है, पहला ही न्यूमेरिकल आ रहा है हमारे सामने, और यहीं से हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो भैया डरने की बिल्कुल बात नहीं है। हमारी फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन से तो इजी होंगे ना। अब मैथ्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां तो बहुत छोटे छोटे से आएंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल से आएंगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और कैलकुलेशन खत्म। मुश्किल से 2-2, 3-3 लाइन में कैलकुलेशंस बनेंगे। तो मतलब आपको घबराना, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। हम शुरू कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपके साथ में बने हुए हैं, शुरू कर रहे हैं, आपको भी बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि हमें नींव कमजोर नहीं करनी है। हमें डे फर्स्ट से भैया इसके ऊपर राज करना है, इसको हमारे ऊपर राज नहीं करने देना है। क्या करें, तो भाई क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित तापमानों, मतलब टेम्परेचर जो भी है, को सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करें। मतलब यहां पे जो गिवन है, मुझे ऐसा समझ में आता है, ये के लिखा है, मतलब ये केल्विन में गिवन है, ये केल्विन में गिवन है, और हमसे मांगा जा रहा है कि इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके दे दीजिए। ठीक है, मतलब मेरे पास में तापमान को मेजर करने का 2 इकाइयों की हम बात करें तो तापमान को एक मेजर करते हैं हम केल्विन में, और यही इसका स्टैंडर्ड यूनिट भी होता है। एसआई मात्रक केल्विन ही है ना। इसका जो एसआई मात्रक है, सॉरी इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन ही है। लेकिन अगर कई बार को हमको देखने को मिल जाता है डिग्री सेल्सियस में, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, तो एक बहुत अच्छी सी चीज है, मैं आपको सिखाता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो मैं एक लाइन बनाता हूं और एक दूसरी लाइन बनाता हूं, और इन दोनों लाइनों में क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको, जरा देखिए। मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके थोड़ा सा बीच में चलते हैं। ये 2 स्केल है, एक स्केल ये है और एक स्केल ये। एक को मैं कह लेता हूं डिग्री सेल्सियस के लिए हमने बनाया, ये हमने बना लिया भैया इसको डिग्री सेल्सियस के लिए, और ये मेरा केल्विन स्केल है। एक सिंपल सी बात समझिए, जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वही यहां पे 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन, ये तकरीबन 272.63 के आसपास होता है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 273 केल्विन लिखते हैं।
अब कुछ बातें समझ में आई होंगी कि 0 डिग्री सेल्सियस कहूं या 273 केल्विन कहूं, ये दोनों बातें बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों बातें कैसी हैं, बराबर है। अच्छा, अगर एक बात बताइएगा, बहुत आसान सी बात करो, यहां से 100 पॉइंट राइट साइड में चलूंगा तो ये कहां पहुंच जाऊंगा, ये पहुंच जाऊंगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 कदम यहां से भी चलूंगा तो ये मैं कहां पहुंच जाऊंगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा भाई 373 केल्विन पे। ध्यान रखेंगे यहां से यहां तक के बीच की ये जो हमने मार्किंग की हुई है, यहां से यहां तक के बीच की, ये कितने पॉइंट की भाई, 100 पॉइंट की, ठीक है, कितने पॉइंट की है, 100 पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस में 100 जोड़ा तो 100 डिग्री सेल्सियस, और 273 में 100 जोड़ा तो 373। मतलब क्या समझ में आया कि ये केल्विन में था तो केल्विन में ही चल रहा है, डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में, अर्थात समझ में आती है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके, 273 के। मतलब यहां पे लिख सकता हूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। नाउ मैं अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर ए। 300 केल्विन को मुझे बदलना है किसमें भाई, कि ये कितना डिग्री सेल्सियस होगा, यही है हमारा क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा मुझे भाई, मुझे जब पता 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं भाई। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल्स टू कितना बचा भाई, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि ये 27 बचा, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस हो। क्या किया मैंने किया 300 केल्विन तक जो गए थे ना, 300 केल्विन तक, उसमें से 273 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये 273 जीरो के बराबर है। मतलब ये अगर इसको लिखता हूं, इसको समझिए, ये 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, ये अब डिग्री सेल्सियस में बदल दूंगा मैं, तो मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूं 27 माइनस 273। क्यों, क्योंकि ये जो है 273 में 27 जोड़ूंगा, वही आगे का भाग है, वही उतना सा एक्स्ट्रा जो निकलेगा वो डिग्री सेल्सियस में जाएगा, बाकी सब तो एलिमिनेट हो गए। तो मतलब कितना मिला भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ये कह रहे हैं यहां पर कि 573 केल्विन, इसको बदलिए, ये कितने डिग्री सेल्सियस में होगा, तो इसको भी चेंज कर लेता हूं मैं, ये क्या बन जाएगा भाई, तो ये सिंपली हो जाएगा मेरा 573 केल्विन माइनस 273 केल्विन, दैट इज इक्वल्स टू 573 में से 273 जाएगा, है ना, तो ये मेरे हिसाब से बच जाना चाहिए कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब आंसर क्या क्या मिल गया भाई, तो मुझे आंसर्स जो मिले हैं, मुझे यहां मिल गया 300 डिग्री सेल्सियस और यहां पर मिल गया 27 डिग्री सेल्सियस। कुल मिलाकर के एक सीधी सी बात है, इसको जीरो से कंपेयर करना है, मतलब क्या कर दीजिए, जो भी केल्विन में है उसमें ऐसे माइनस कर दीजिए 273 को आंसर, जो भी केल्विन में है इसमें से 273 को क्या करना है, माइनस कर देना आंसर, जो भी केल्विन में है उसमें से 273 माइनस किया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से मुझे चलना होगा, अगर ठीक है ना, केल्विन से डिग्री सेल्सियस आया था, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस से मुझे चलना है केल्विन में, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दीजिए, सीधी बात, डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों के आंसर, सबसे फर्स्ट आप चाहें तो इसके आंसर्स रख लीजिए भाई, है ना, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहां पर आइए चलिए डिस्कस करता हूं मैं। तो यहां पर बात करें, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित कीजिए, इसको केल्विन में ले चलना। तो मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया भाई, कि आपके सामने जो भी गिवन है, क्या गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है, तो 273 का ऐड कर दीजिए, इसको 273 इसमें ऐड कीजिए, ये यूनिट हटा करके, यूनिट हटा दीजिएगा भाई, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 25, 73 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 298 हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस था, तो ये बदल गया अब केल्विन। इसी प्रकार से अगर 373 को बदलना है तो 373 प्लस 273, ठीक है, 373 प्लस 273, ये कितना बन जाएगा भाई, तो ये इसको जब आप ऐड कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 3 6, और 7 और 7 14, 1 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन। किया क्या है, तो सिंपल सी बात, वही काम किया है,
ये दो स्केल्स बने थे, ये हमारा 0 था, ये 273 था, ये 0 था और क्या था 273। मतलब एक बात समझेंगे, मैं एक एक पॉइंट आगे बढ़ता हूं। अगर यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 274 केल्विन के। ये 273 है, ये 274 के, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में क्या किया 273 का ऐड कर दिया, हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। मतलब ये दोनों बातें और समझ में आ गई कि जब मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चला 273 ऐड, और जब मुझे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना तो 273 सबट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये 0 ही बराबर होता है किसके 273 के, या इधर कहूं तो 273 बराबर होता है किसके 0 के। ठीक, चलिए, तो ये बहुत ही आसान सा था, बहुत ही इजी सा था, और इससे हमें समझ में आ चुकी है बात। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लोहे के एक टुकड़े का आयतन गिवन है 0.45 क्यूबिक मीटर, उसका द्रव्यमान जो है वो गिवन है 3510 kg, लोहे का घनत्व क्या है? तो अब देखिए भाई, यहां से थोड़ी सी बातें मुझे समझनी पड़ेगी। मुझे क्या समझना है? तो मुझे यह समझना है कि मुझसे मांगा जा रहा है यहां पर किसके बात की जा रही है, घनत्व की। क्या पूछा गया है? घनत्व क्या है? तो देखिए भाई, न्यूमेरिकल हल करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको सिंपली करना क्या होता है, जो भी दिया गया है उसको लिखिए। घनत्व मांगा गया और दिया गया है, ऐसा बकायदा डाल करके लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है हमें कि लोहे का एक टुकड़ा है जिसका आयतन, मुझे गिवन है आयतन। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, कैपिटल वी से भी डिनोट करते हैं, इसलिए मैं इसको भी लिख दे रहा हूं। कितना होता है भाई? तो 0.45 क्यूबिक मीटर। अच्छा, इससे भी ध्यान में रखेंगे, ये क्यूबिक मीटर मतलब वो आयतन की बात हो रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात हो रही है। लंबाई को 3 बार गुणा किया गया, इसीलिए क्यूबिक मीटर आ रहा है। और अगर क्षेत्रफल होता तो सिर्फ स्क्वायर आता है ना, 2 बार होता है। और द्रव्यमान इसका गिवन है, द्रव्यमान इसका मास गिवन है भाई। और कितना गिवन है मास? तो ये गिवन है 3510 kg, 3510 kg ये हमको गिवन। अब भारी है घनत्व होता क्या? तो घनत्व ऐसा समझा कीजिए, घनत्व का मतलब समझिए कोई चीज, जैसे कहते हैं ना जनरल लैंग्वेज में, यार बहुत घना है, बहुत सघन है, या फिर बहुत विरल है, मतलब बहुत दूर दूर है, ऐसा समझते हैं। इसको कैसे निर्धारित करते हैं? तो हम कहते हैं कितनी चीज है, जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कितना है, मतलब द्रव्यमान किसमें है भाई? तो आयतन, किस जगह पर। चलिए इसको इजी वे में समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक जगह है, इसमें 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं। एक दूसरी जगह है, सेम टाइप की जगह है, वो भी मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल है या आयतन कह लूं, दोनों का जो आयतन है वो कैसा है? सेम। लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी गेंदें। अब बताइए कौन ज्यादा घना दिख रहा है? तो आप कहेंगे ये दूसरा वाला ज्यादा घना दिख रहा है, मतलब इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो ज्यादा है, और इसका जो घनत्व है वो कम है। इसका घनत्व कैसा भाई? कम है। इसका घनत्व कैसा है? ज्यादा है। कैसे कह दिया? तो हमने कहा ये जो आयतन है, इस आयतन में इसमें कम बॉल्स थी, मतलब कम द्रव्यमान था, और इसमें ज्यादा द्रव्यमान था, तो ये ज्यादा घना हो गया। मतलब घनत्व चेक करने के लिए क्या करना? द्रव्यमान वो कितने दूरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको निकालना है। तो हमने इसी चक्कर में इसको लिखा हुआ द्रव्यमान बटा में आयतन। अब आपके पास में गिवन है ये दोनों चीजें। द्रव्यमान गिवन है भाई 3510 kg, और यहां पर आयतन गिवन है, वो गिवन है 0.45। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं भाई? तो बहुत ही आसान सा तरीका होता है। क्या करना होता है भाई इसको सॉल्व करने के लिए? मैं ऐसा सॉल्व कर देता हूं आपको। ये डेसिमल पॉइंट को, यहां जो दशमलव इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या करते हैं? 1 और 2 डिजिट्स थी तो 2 जीरो लगा दिए। मतलब मुझे अब करना है 45 से विभाजित करने शुरू करना है। किसको भाई? तो 35 1 0 इसको, और आखिरी के 0 0 तो लगा देंगे ना, आखिरी में 0 0, उसको जरूरत नहीं है ना, ये आपको समझ में आएगा। आइए चलिए हम करके देखते हैं। 45 से इसको कैंसिल करना है, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? तो देखिए, अगर मैं इसको मैं कैंसिल करना चाहूं, 8 बार में कैंसिल करके देखता हूं। 8 5 40 0 4, और 8 चौके 32 और 4 36 हो जाएगा। मतलब ये चीज गड़बड़ हो गई, नहीं हो पाएगा। 7 बार में ले लेते हैं, 7 बार में आसानी से हो जाएगा। 7 5 35 3
और सच्चोक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। यहां बात बन गई। अब क्या होगा भाई, 6 में से 5 गया, 6 में से ये सॉरी 11 है, 11 में से जो 5 जाएगा कितना बचेगा 6, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है ना, 4 में से 1 गया 3 और ये खत्म हो गया, ये हो गया 360। अब हम कर लें क्या इसको, अगर मैं करके चलूं कितने बार में, मैं ले चल रहा हूं अब 8 बार में, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 8 5 40, 8 5 40 4 और 8 से 4 बार में 32 और 4 36, खत्म पिक्चर। कितना है 78, मतलब इसको इससे कैंसिल कर दूंगा तो ये कितना मिल जाएगा 78, अर्थात मुझे मिल गया 78 इंटू 100 मतलब 7800, ठीक है, क्या मिला 7800। अच्छा इसकी इकाई क्या होगी, तो देखिए ना, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो द्रव्यमान केजी, और आयतन की इकाई क्या होती है, तो क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो गया केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। देखिए अगर कोई कहीं पर अंक लिखा हुआ है तो एक बात तो हमेशा ध्यान में रखिए कि इसके आखिरी पर यहां पे दशमलव है। जैसे आपने कैलकुलेटर चलाया होगा ना, उसमें कैसा लिखा रहता है भाई, शुरू में, सबसे शुरू में देखिए कैलकुलेटर में आपका ऐसा दिख रहा होता है, ये 0 यहां पे दशमलव लगा होता है पहले, ये खत्म नहीं होता कभी भी, इसको नहीं हटा सकते। जैसे कैलकुलेटर ऑन करते ये लिखा होता है। अब कोई भी नंबर प्रेस कीजिए, तो जैसे ही नंबर प्रेस करते, मान लीजिए 8 प्रेस किया तो 8 हो गया, इसके इधर डेसिमल लग गया। अब और अगर कुछ नंबर प्रेस करना है तो मान लीजिए ऐसा 9 8 प्रेस किया तो डेसिमल लगाओ, लेकिन जैसे डेसिमल प्रेस कर देते हैं और इसके बाद कुछ लिखते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में खिसकना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली जब कभी भी कोई अंक को लिखना होता है तो एक बात समझ के चलेंगे, यहां पर डेसिमल लगा हुआ है हमेशा, उसको लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड उसको खिसकाने पर ध्यान रखना होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का जिसके तहत बाएं साइड से, ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से एक डिजिट, वो डिजिट कैसा हो, नॉन जीरो, मतलब एक ऐसा अंक जो जीरो नहीं होना चाहिए उसको छोड़ करके दशमलव लगाते हैं। समझ गए होंगे। जैसे यहां पे था ना, इस दशमलव को यहां से खिसका करके लाया यहां पर, तो मैं यहां 7.8 ही क्यों लिखा, मैं ऐसा भी तो लिख सकता था ना 0.78 इंटू 10⁴। क्या गलत है क्या, नहीं भाई ये भी सही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या होता है, ये कहता है बाएं तरफ से एक अंक छोड़ करके लगाइए दशमलव, लगा दिया ऊपर वाला, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लिख दिया। भाई एक और सिंपल सी बात है, आपने जो ये लिखा होगा यहीं पे आपका आंसर मिल चुका है। आप सोच रहे होंगे भाई यहीं छोड़ देते ना, क्यों कर रहे इतना सारा मेहनत, तो भाई यही तो हैबिट है, यही आदतें तो हमको बदलनी है। हमको हमारे साइंस को, हमारे सब्जेक्ट को आदत में ले आना है। जब आदत बन जाएगी ना तो आपको कभी तकलीफ नहीं होने वाली है पढ़ने में, ना कभी तकलीफ होने वाला है कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं आ रहा, यार ये तो सब्जेक्ट बड़ा कमजोर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस कुछ भी नहीं भाई। हैबिट, जब ये हैबिट में आ जाएगी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैजुअली हो जाएंगे। चलिए तो भाई हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ चुका है, हमारे पास घनत्व की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा घनत्व के किस चीज से डिनोट करते हैं, ऐसे रो से इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है भाई रो से, ये इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, ROH कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं रो, ऐसा, ठीक है ना। कैसे बनता है भाई, तो ये जैसे P बनता है PP वैसे ही है, लेकिन कुछ अलग है। कैसा, ये ऐसा है, इसको रोके। चलिए आते हैं भैया आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 कह रहे हैं 1 फुट को मीटर m में व्यक्त करें, 1 इंच की वैल्यू दी है। अच्छा 1 फुट को व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर कुछ यूनिट्स कन्वर्जन की बात करेंगे और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब फुट की बात कर रहे होते हैं ना, देखिए मैं लिखता हूं, अगर इसके पहले आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता होगा तो डोंट वरी, हम कंप्लीट करें। 1 फुट जो होता है ना वो 12 इंच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 12 इंच, मतलब 1 फुट बराबर 12 इंच। अच्छा भाई जब 1 फुट 12 इंच के बराबर हो गया है ना, तो इसको बदलना है हमको किसमें, मीटर में। इसको किसमें बदलना है, मीटर में। तो 1 फुट से 12 इंच है, और यहां पर गिवन है, क्या गिवन है भाई, मैंने कहा था क्या गिवन है, तो भैया गिवन है 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। कितने के बराबर,
2.54 सेंटीमीटर। और एक छोटी सी बात यहीं पे लिख लेता हूं, और मुझे पता है 100 सेंटीमीटर जो होता है ये बराबर होता है हमारे 1 मीटर के। 100 सेंटीमीटर जो होता है ये बराबर होता है किसके? 1 मीटर के। अच्छा, अब यहां से हमारा काम हो सकता है, कैसे करें? तो चलिए बहुत सिंपल है। यहां पे सिंपली हमें लिखना है क्या? 1 फुट बराबर 12 इंच। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। 1 फुट बराबर हो गया भाई 12 इंच, और 1 इंच में कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। तो गुणा कर देता हूं 2.54 सेंटीमीटर से। ये मिल जाएगा मुझे क्या? ये मुझे मिल जाएगी पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से चलेंगे मीटर में, ठीक है ना? तो अब देखिए, इसको कर दीजिए इसके अंदर में गुणा, ठीक? तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? तो 12 से इसको गुणा कर लेता हूं पहले। तो 12 से 4 बार में कीजिए 48, 4 और 12 पंजे 60 और 4 64, 6 बचा है ना? और 12 दूनी 24 और 6 30, लगाइए दशमलव 2 अंक के बाद। ये 30.48 क्या मिला? तो ये मिल गया मेरे को मीटर, सॉरी ये मुझे मिला सेंटीमीटर। सीएम लिख देता हूं भाई सिंपली, ये मिल गया मुझे सेंटीमीटर। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना? तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करते समय मुझे सिंपली क्या करना है? तो मुझे करना है 30.48 को विभाजित करना है किससे भाई? तो इसको विभाजित कर देता हूं मैं 100 से, ठीक है ना? ठीक, चलिए, तो कितना बन जाएगा भाई ये? अब अगर इसको 100 से हम विभाजित कर देते हैं तो दशमलव को 2 अंक और खिसका दीजिए, 0.3048 मीटर, ठीक है? 0.3048 मीटर इसका हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें डिस्कस करना है हमें एक प्रकाश वर्ष, मतलब 1 लाइट ईयर्स में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स कहते हैं। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। मतलब लाइट ईयर्स को हमको किस में व्यक्त करना है भाई? हमको इसको व्यक्त करना किलोमीटर में। प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 2.998 इंटू 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। अच्छा, इसको जनरल, मतलब इसको इन जनरल टर्म में हम ऐसा भी लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह लिखा है ना प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में, मतलब यही चीज। तो कॉमन लैंग्वेज हम इस तरीके से इसको याद रखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किंतु कोई बात नहीं है, ठीक है? जो इन्होंने दिया हम इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। चलिए, जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंगली जब हमें काम करना है तो हमको यह पता करना है भाई कि एक प्रकाश वर्ष में, तो देखिए एक प्रकाश वर्ष को मैं लिखता हूं, एक प्रकाश वर्ष में अगर इसको बिल्कुल बेसिक यूनिट तक तोड़ते आऊं तो क्या क्या होगा? देखिए, तो बिल्कुल बेसिक यूनिट तक अगर तोड़ते आएंगे तो 365.25, मैं तो अब डेसिमल में बिल्कुल प्रॉपर चलूंगा। आप कहेंगे मैंने तो ये पढ़ा था 365 दिन, ये क्या लिख रहे हैं? तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, इसके लिए मैं लिख देता हूं, एक वर्ष में आने वाले कुल दिन, कुल कितने दिन होंगे भाई? अब दिन से तो काम चलेगा नहीं भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक दिन में कुल घंटा कितने आवर्स होंगे? फिर भाई 1 घंटे में कितना मिनट होगा? इनटू 1 घंटे में कुल मिनट इनटू 1 मिनट में कुल सेकंड। अब देखिए अब कितना सिंपल दिख रहा है। मैंने क्या कहा था कि मुझे जब कभी कोई बड़ी यूनिट दिखेगी उसको तोड़ते तोड़ते हमारे फंडामेंटल, हमारे बेसिक यूनिट में लेकर के आनी है। तो इससे मुझे क्या समझ में आता भाई कि इससे यहां से मैं निकाल पाऊंगा टोटल, इससे निकल जाएगा समय, मतलब एक प्रकाश वर्ष में कुल समय। इसके लिए ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया कुल समय। अब इसी प्रकार से हमको पता है प्रकाश की चाल,
तो प्रकाश की जो चाल होती है ये होती है भाई 2 पॉइंट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली 998 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मुझसे पता ये करना चाह रहे हैं कि कुल कितनी दूरी तय करेगा, है ना, एक लाइट ईयर्स में कुल कितनी दूरी तय होगी। तो भाई मेरे पास चाल है और समय है, मेरे पास दूरी है क्या, नहीं है। तो मुझे एक बात पता है, क्या पता भाई, तो मुझे पता है कि चाल बराबर होता है भैया दूरी बटा में समय। अच्छी बात है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे दूरी बराबर आप लिख सकते हैं भाई यहां से कि ये हो जाएगा चाल बटा में समय, सॉरी चाल गुणे समय, भाई चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अच्छा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब होती है यहां से कार्यक्रम की शुरुआत। क्या कर दूं मैं, तो मैं लिखता हूं कुल दूरी, कुल दूरी कितने दिन में भाई, कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष में। तो क्या देखा भाई फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में आपने पाया कि टाइम इनटू स्पीड, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 2.998 इंटू 10⁸ गुणे, अब चलिए इसकी बात करते हैं, एक वर्ष में आने वाले कुल दिन, तो भैया कितना होते हैं 365.25 दिन। ये कहेंगे 25 क्यों, तो देखिए 0.25 अगर 4 बार करेंगे तो एक लीप ईयर कंप्लीट होता है, और एक लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। तो ये तो कैलेंडर का हिसाब किताब है भाई, ये कैलेंडर का हिसाब किताब है कि ये 0.5 दिन कह नहीं सकता, क्योंकि दिन तो पूरा ही होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हर एक 4 साल में ये 0.25 करेंगे, तो ये कितना है भाई 25%, अगले साल 25, अगले साल 25, मतलब कुल हो जाएगा 100%, उस समय 366 दिन कह देंगे। तो मैं एक साल के लिए तो 0.25 लिखूंगा। अच्छा, कुल आवर्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने 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 मिनट होते हैं भाई, तो कुल 60 मिनट, और एक मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। ये हुआ अल्टीमेटली टाइम, क्योंकि ये जो चल रहा है ये मीटर पर सेकंड में था, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ा मुझे टाइम को भी। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हल करेंगे, तो हल करने पे हमें दिखने वाला ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसी चीज को चाहें, ये देखिए स्टैंडर्ड यूनिट हो चुका भाई, यहां पे मैंने दूरी निकाल दी, लेकिन मैं अगर ऐसा लिखना चाहूं तो 9.46 इंटू 10⁻3 कम कर दीजिए 12 किलोमीटर में दर्शा सकते। अगर 12 लिख दिया मतलब 3 जीरो इसको गायब कर दिया, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में, क्योंकि क्या होता है भाई, ये होता है 1000 मीटर का होता है हमारा 1 किलोमीटर। अच्छी बात है भाई, तो मैंने क्या किया 3 जीरो गायब कर दिया, 12 लिख दिया, तो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ये प्रकाश वर्ष में हमने इसको समय में क्यों बदला, है ना। प्रकाश वर्ष में कुल समय कितना लगता है, इसको क्यों बदला भाई समय को सेकंड में, क्योंकि मेरी ये जो वैल्यू थी, ये चाल जो थी, ये देखिए मीटर प्रति सेकंड में थी, इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ा। आसान है, बहुत ही आसान सा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको अभी के अभी पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, इससे मैच कर सकते हैं, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप इनमें से कोई एक काम तो जरूर कर चुके होंगे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड होपफुली कि ये हमारा इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका लास्ट है। हमारे अभ्यास प्रश्न में जो हमारे भारतीय भवन के अकॉर्डिंगली दिया था, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे ये लास्ट क्वेश्चन मिलता है। क्या है ये, तो ये कह रहे हैं 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशन दिया है। क्या क्या है, देखिए ये कह रहे हैं कि चूंकि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए क्या करना हो रहा है भाई, तो बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है ना, 80 कैलोरी की आवश्यकता है।
अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए, तो मैं लिखता हूं इसलिए 1 किलोग्राम, ध्यान से देखिएगा, 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना होगा भाई? तो मैं ऐसा कहता हूं कि 1 ग्राम को 80 कैलोरी, तो 1 किलोग्राम को, तो 1 किलोग्राम लिखूं या फिर मैं इसी चीज को लिख लूं क्या भाई? तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, देखिए 1 इंटू 1000 इंटू 80। अब कहेंगे 1000 क्यों गुणा कर दिया भाई? तो मैंने 1000 इसलिए गुणा कर दिया क्योंकि देखिए इसको मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 गुणे 1000 ग्राम इंटू 80। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्या कह दिया मैंने? 1 किलोग्राम मतलब क्या? 1000 ग्राम। 1 ग्राम को 80, तो 1000 ग्राम को 1000 ग्राम गुणे 80, सिंपल। 1 ग्राम को 80, तो 1000 ग्राम को क्या? 1000 गुणे 80, तो मतलब ये क्या हो गया? 80,000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। हो गई बात खत्म। अब क्या करना? ये हो गई 80,000 कैलोरी खर्च हो रहा है और मुझे पता है, अब यहां से लिखता हूं, दिया गया है, क्या गिवन है भाई? तो दिया गया है कि 1 कैलोरी जो होती है वो बराबर होती है 4.186 जूल्स के, 186 जूल्स के। अगर 4.186 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी, तो मेरे पास कितनी कैलोरी है? 80,000 कैलोरी। तो क्या करेंगे? अतः 80,000 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो 80,000 इंटू 4.186 जूल्स। खत्म। क्या कर दूं मैं? करिए गुणा। तो क्या हो जाएगा भाई? 8 का गुणा करना है, वो 0 बाद में देख लेंगे। आइए 8 का गुणा करते हैं। 8 48, 4 आया। 8 से 8 बार में करेंगे 64 और 4 68, कितना है भाई? 6। 8 से 1 बार में करेंगे कितना आएगा? 8, और 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 हो गया तो हासिल कितना आ गया? 1, और 8 चौके 32 और 1 33। होपफुली यस, सही किया है। चलिए क्या करना है मुझे? तो मुझे दिख रहा है इस पे लगाना है 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लगा दिया। अब क्या करना है भाई? तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 डिजिट के बाद मुझे प्लेस करना है क्या इसमें? डेसिमल। 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद यहां पर प्लेस कर दीजिए डेसिमल। इतना जूल हो गया आंसर। ठीक है, क्या हो गया? तो मुझे मिल गया 334880 जूल। ये हो गया आंसर। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होता तो और क्या करते भाई? और 3 डिजिट पीछे लाइए। 334.88 किलो जूल कीजिए। क्या हो जाएगा ये? किलो जूल। ठीक है ना? तो आपको चूंकि यहां पर इन्होंने जूल में ही मांगी थी तो मैंने जूल में भी रख दिया, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पर जानबूझ करके इसको किलो जूल में भी रख दिया, ताकि आप ये भी एक पार्ट लेते चले भाई, क्योंकि हम इन संख्यात्मक प्रश्नों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं कि रियल में इसी तरीके से चल रहा है क्या। तो यहां तक हमें इसका आंसर मिल गया, और अब तक आपको यह भी पता चल चुका होगा कि हमने जो भी चीजें हमने सीखी थी उसको जब अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से हो रहा है, और जो भी क्रैक्स रह गए होंगे, अगर, वैसे तो होंगे नहीं बट स्टिल अगर थोड़े बहुत भी क्रैक्स रह गए होंगे तो वो सारे ही क्रैक्स अब हील हो चुके होंगे आपके, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चंस खत्म कर लिया है। 6 क्वेश्चंस इसमें गिवन थे, उनको हमने खत्म कर लिया है। तो भाई इसको मैं हटाता हूं। एंड पता ही है आपको कि हमारे जितने भी कोर्स कंटेंट्स है वो कैसे मिलते हैं भाई। तो आपको अपने सर्च बॉक्स में जाना होता है, वहां टाइप करना होता है magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है भाई? तो यहां पर सीबीएसई K-12 मतलब किंडरगार्टन से लेकर के 12 तक सीबीएसई 7 to 12 हिंदी मीडियम एक्सक्लूसिवली अगर आप बात करते हैं तो यहां पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही अलग अलग देखने को मिल जाता है। और सीबीएसई दैट मींस एनसीईआरटी से है। मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं और ये सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बना है। साथ ही एक्सक्लूसिवली यूपी एंड बिहार बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट, सीएआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन करें, या फिर आप एनटीएससी, ओलंपियाड,
इन सभी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ मिल जाता है यहां पर। भाई करना क्या होता है, आपको यहां पर क्लिक करना होता है एंड आपकी क्लासेस ओपन हो जाती है। जैसे आप बिहार बोर्ड से आपने क्लिक किया, आपकी क्लासेस ओपन होगी। क्लासेस को जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप सब्जेक्ट पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट पे जाकर के वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको आपके चैप्टर्स यहां पर दिखने लगते हैं, जहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, यहां पे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, उसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उसके साथ साथ जितने अभ्यास प्रश्न के साथ में न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। भाई आपको बिल्कुल भी घबराना, परेशान नहीं होना, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जहां पर आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। आप कहीं पर भी उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। इवन क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाना, तो साथ साथ ये सारी चीजें कर सकते हैं। भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप नेक्स्ट वीडियो करते हैं और आप अपने अगले वीडियो पर आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। करना क्या है अभी, तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना भाई, क्योंकि उन्हें भी बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड। परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड। आपके जितने भी रिफ्रेशर्स बुक्स चलती है वो सब कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस सेशन को करते हैं एंड मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।